नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल रिसर्च एंड मूड कोर्ट की लास्ट यूनिट के बारे में। तो बेसिकली जो लास्ट यूनिट है उसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें जो यूनिट नंबर 4 है वो बात करती है टूल्स ऑफ लीगल रिसर्च। ठीक है, तो अभी हमने मूड कोर्ट समझ लिया, मूड कोर्ट के जो एसेंशियल्स हैं वो समझ लिए, प्लस लीगल रिसर्च के बारे में हमने ओवरव्यू समझ लिया। अब जो लीगल रिसर्च होती है उसके लिए कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होती है, जो कि यूनिट नंबर 4 उसके बारे में इलेबोरेटेड वे में बात करती है। दैट इज फर्स्ट इज यूज ऑफ लॉ लाइब्रेरी। तो जो लॉ लाइब्रेरी है उसको यूज करना। नेक्स्ट आता है आपका reading legal materials, statutes, reports, journals, manual bills, acts, books and law reports, law commission reports, legislative and constituent assembly reports। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंप्यूटर एंड इंटरनेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है केस एनालिसिस। और फिर लास्ट टॉपिक आपका आता है लीगल राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स, अवॉइड रिपीटिशंस, अवॉइड लीगलीज इन राइटिंग, पैसिव वॉइस, मिनिमलाइजेशन, रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स, use of parallel constructions, fixing remote relative pronouns, use of symbols and abbreviations, sexist language, dashes, quotation marks, spelling out number 1 to 10। तो बेसिकली ये क्या है, ये लीगल रिसर्च के कुछ टूल्स हैं जो हमें समझना है कि इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, प्लस इन टूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं इन योर रिसर्च। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज यूज ऑफ लॉ लाइब्रेरी। तो यूज ऑफ लॉ लाइब्रेरी का जो एलेबोरेशन है वो ये पहले तो ये समझ लो कि लॉ लाइब्रेरी मतलब वो लाइब्रेरी जो कि लॉ के लिए एसोसिएटेड है, मतलब उसमें और भी कोई भी बुक्स नहीं है, सिर्फ लॉ रिलेटेड है। बिकॉज आपका जो कोर्स है वो बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलबी है, तो जिसमें आपका लॉ रिलेटेड रिसर्च रहने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती है जो कि डेडिकेटेड लॉ के लिए होती है। जैसे अगर आप लोग बुक्स खरीदते होगे लॉ के, तो जनरल बुक्स की जो दुकान होती है वहां पे आपको ये बुक्स नहीं मिलती हैं। तो लॉ रिलेटेड बुक्स की शॉप होती है, सिर्फ वहां पे ये बुक्स आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लॉ लाइब्रेरीज अलग होती हैं। अब जो लॉ लाइब्रेरी है वो टूल ऑफ लीगल रिसर्च है, बिकॉज उनके पास क्या है, मेथड है, सोर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, दैट हेल्प्स द रिसर्चर, कि वो रिसर्च में उनको हेल्प करती है। ठीक है, देन जो लॉ लाइब्रेरी वो दोनों फॉर्म में आज की डेट में प्रेजेंट है, फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ क्या है जो कि लॉ लाइब्रेरी में अवेलेबल रहता है, दैट इज स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशन। तो बेसिकली क्या है, जो सेंट्रल और स्टेट के एक्ट्स हैं, रूल्स हैं या फिर अमेंडमेंट्स हैं, तो उसको मानते हैं प्राइमरी सोर्स, मतलब वो बेस्ट सोर्स है फॉर एनी रिसर्च। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है केस लॉ रिपोर्ट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स। ये हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसर्च है इन लॉ। ठीक है, देन उसके बाद ऑफिशियल गजट्स। तो जो भी एक्ट बनती है, जो भी लॉ बनता है, जो भी रूल या स्टैट्यूट्स बनता है, वो पास होने से पहले ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाली जाती है, और वो नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस या गवर्नमेंट सर्कुलर्स भी लॉ लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। देन आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी रिलेटेड अमेंडमेंट्स, ये भी लॉ लाइब्रेरी के प्राइमरी सोर्स का पार्ट है। देन सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, कि जिसमें आता है आपका कमेंट्रीज। मतलब बेसिकली ये क्या है, ये ओरिजिनल लॉ है। जो प्राइमरी सोर्स है वो है ओरिजिनल लॉ, और जो सेकेंडरी सोर्स है वो बेसिकली क्या है, इंटरप्रेटेड वर्जन, कि आपने ओरिजिनल लॉ पढ़ा, बट जो ऑलरेडी वेल रिसर्चर्स रहे हैं हमारे पास, उन्होंने उस लॉ को इंटरप्रेट करा कि वो लॉ एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो कमेंट्रीज होती है उसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है, दैट इज बासूज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कमेंट्री है। टेक्स्ट बुक एंड ट्रीटीज, तो बेसिकली ये क्या है, डिटेल थीमेटिक एक्सप्लोरेशंस ऑफ लीगल टॉपिक्स। टेक्स्ट बुक्स मतलब जैसे जो हम लोग बुक्स रेफर करते हैं फॉर स्टडिंग पर्पस इन आवर लॉ कॉलेजेस। उसके बाद लॉ जर्नल्स एंड रिव्यूज। तो बेसिकली ये क्या है, जो लॉ जर्नल्स होते हैं वो पब्लिकेशन ऑन पेपर होता है, मतलब जो लॉ जर्नल्स होते हैं उसमें पेपर पब्लिकेशन किया जाता है, मतलब एक एक टाइटल पे रिसर्च करके उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें आर्टिकल्स और क्रिटिक्स दोनों आते हैं। मतलब आर्टिकल्स मतलब पेपर का पब्लिकेशन, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। क्रिटिक्स का मतलब जो लॉ बना उसके ऊपर क्या पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, वो चीज। ठीक है, देन लीगल इंसाइक्लोपीडियाज एंड डिक्शनरीज। तो बेसिकली ये है हमारा फोर्थ जो है आपका सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फंक्शंस ऑफ लॉ लाइब्रेरी इन लीगल रिसर्च। तो फंक्शंस क्या है, रिसोर्स डिस्कवरी। तो बेसिकली आपकी रिसर्च किस रिसोर्स पे डिस्कवर होने वाली है, मतलब किस रिसोर्स पे डिपेंडेंट होने वाली है, उसको डिस्कवर करने में आपकी लॉ लाइब्रेरी हेल्पफुल होती है। ठीक है, हेल्प इन लोकेटिंग अथॉरिटेटिव लीगल मटेरियल्स। तो बेसिकली जो अथॉरिटेटिव मतलब जो बेस्ड ऑन अथॉरिटीज हैं, मतलब जो बेस्ड ऑन प्रॉपर सोर्स है, उसको लोकेट करने में हेल्प करती है। प्लस साइटेशन ट्रैकिंग, जो साइटेशंस है, जैसे मान लो कोई केस लॉ है तो उसकी साइटेशन है एससीसी 2014 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर साइटेशन है तो वो साइटेशन एग्जैक्टली कौन सी बुक में आपको मिलेगी, वो लॉ लाइब्रेरी में रखी होती है। जैसे एससीसी है तो सुप्रीम कोर्ट केसेस बुक है, जिसकी 2024 की अगर मान लो है तो वो एक अलग बुक होगी, प्लस उसमें वॉल्यूम होगा। तो जिस तरीके से केस साइटेटेड है उसमें अकॉर्डिंगली हम उसको सर्च कर सकते हैं लॉ लाइब्रेरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव रिसर्च। तो बेसिकली जिसका हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव रिसर्च फील्ड होता है,
जिसमें वो हिस्ट्री जानना चाहता है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ लॉ, या फिर अगर वो लॉ को कंपेयर करना चाहता है बिटवीन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस, तो वो क्या है, वो लाइब्रेरी का यूज कर सकता है, लीगल लाइब्रेरी का। एंड देन लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड पॉलिसी बैकग्राउंड। तो लेजिस्लेटिव इंटेंट और पॉलिसी बैकग्राउंड मतलब जो हमारी डिबेट्स हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव डिबेट्स है प्लस कमेटी रिपोर्ट्स है, वो सारी की सारी लॉ लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती हैं और वो हमें हेल्प करती है इन आवर रिसर्च। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं डिजिटल लॉ लाइब्रेरी एंड डेटाबेस। तो डिजिटल लॉ लाइब्रेरी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एससीसी ऑनलाइन, मनु पात्रा, हेनिन ऑनलाइन, वेस्ट लॉ, लेक्सिस नेक्सिस, इंडियन कोड पोर्टल। तो बेसिकली ये क्या है, डिजिटल लाइब्रेरीज के फॉर्म है जहां पे आप डिजिटली डेटा को देख सकते हो और आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एट द ईज ऑफ होम आप उसको देख सकते हो। ठीक है, दे अलाउ वर्ड सर्चेस, तो आप इसमें वर्ड पर्टिकुलर केस का नाम सर्च करके, पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम सर्च करके आप कर सकते हो। केस फिल्टरिंग, केस को फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। साइटेशन ट्रैकिंग, साइटेशन डालोगे तो आपको केस का नाम पूरा आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये आपका टाइम मैनेज कर देती है, मतलब टाइम आपको जो कि एक फिजिकल फॉर्म में ढूंढने में टाइम लगेगा, वो उससे आप जल्दी कंपैरेटिवली उससे जल्दी आप डिजिटल फॉर्म में ढूंढ सकते हो। देन रोल क्या है लीगल एजुकेशन में फॉर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, असाइनमेंट में ऐड करती है। जैसे आप लोग असाइनमेंट बनाते होगे, तो आजकल तो खैर एआई वर्जन आ गया है, तो उससे असाइनमेंट बना लेते होगे। देन मूड कोर्ट प्रिपरेशन, तो जो मूड कोर्ट है उसमें जो आपका मेमोरियल प्रिपरेशन है उसमें हेल्प होती है अगर आप लॉ लाइब्रेरी से रेफर करो तो। देन फॉर स्कॉलर्स हेल्प्स इन डॉक्ट्रिनल एंड सोशल लीगल रिसर्च, तो डॉक्ट्रिनल मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश लॉ है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बात है, उस पे उस फील्ड में अगर कोई फर्दर रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए लॉ लाइब्रेरी हेल्पफुल होती है इन डिजिटल फॉर्म एज वेल एज इन ऑफलाइन फॉर्म। फॉर प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स के लिए जैसे जो एडवोकेट्स हैं उसमें प्लीडिंग्स वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए, ओपिनियंस जैसे जजेस हैं उनको ओपिनियंस मिलती है, प्लस लीगल मेमोज वगैरह जानने के लिए, लीगल अपडेशन के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज रीडिंग लीगल मटेरियल्स। तो जो लीगल मटेरियल्स है उनको कैसे रीड करते हैं, तो लीगल मटेरियल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लीगल नॉलेज। तो जो लीगल मटेरियल्स हैं, क्योंकि जो बुक्स हमारी हैं, जो एक्ट्स हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, वो हमारा ब्लॉक ऑफ लीगल नॉलेज है, मतलब वही हमारा लीगल नॉलेज का बिल्डिंग बनाता है। दैट इज एसेंशियल फॉर लीगल रिसर्च, लिटिगेशन, लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी एनालिसिस। तो बेसिकली ये सब चीज में काम आता है। अगर आप रिसर्च की फील्ड में हो तो लीगल रिसर्च, फिर अगर आप वकालत की फील्ड में हैं, आप जहां पे आप बहस करते हैं, कोर्ट में डिबेट्स करते हैं, तो लिटिगेशन बोलते हैं उसको। तो लिटिगेशन मतलब जो आप वकालत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भी रिसर्च करनी पड़ती है कि एग्जैक्टली लॉ क्या कहना चाहता है। लेजिस्लेशन, अगर आप लॉ मेकर हैं तब भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और पॉलिसी को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, पॉलिसी को फ्रेम कर रहे हैं, तब भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अब इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में डिवीजन होता है, ये मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है पहली चीज जो कि हमें रिसर्च करने में हेल्प करती है, दैट इज स्टैट्यूट्स। तो स्टैट्यूट्स मतलब क्या है, जो लॉ लेजिस्लेटिव बॉडी पास करती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूट्स। अब कैसे पढ़ते हैं, इस पे जो टाइटल होता है, जैसे इंडियन पिनल कोड इज योर टाइटल, और उसका एक प्रियम्बल होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही क्या है, हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि जो एक्ट बनी है वो क्या है, उसका मेन पर्पस क्यों बनाई गई है, प्लस उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ा जाता है और लीगल डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से पढ़ा जाता है, क्योंकि जो उसमें टर्म्स यूज हो रही हैं वो उस डेफिनेशन का पार्ट होती है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ रिपोर्ट्स और केस लॉज। तो बेसिकली लॉ रिपोर्ट्स और जो केस लॉज होते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट डिसीजन होते हैं, कि मतलब कोर्ट ने लॉ को किस तरीके से अप्लाई किया, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लॉज आर इंटरप्रेटेड बाय जजेस। तो बेसिकली जज किस एंगल में एक लॉ को देखते हैं वो चीज हमें पता लगती है। कैसे रीड करते हैं, हेड नोट जो कि समरी होती है। जब भी केस लॉ आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो उसमें सबसे पहले केस समरी होती है कि उसमें क्या क्या मेन कीवर्ड्स थे, वो चीज होती है। देन उसके बाद फैक्ट्स उसमें लिखे होते हैं, और इश्यूज, क्या इश्यूज थे उस केस में, क्यों वो केस फाइल किया गया। एंड देन फाइनली जजमेंट लिखे होते हैं इन एलैबोरेटेड वर्जन। ठीक है, आइडेंटिफाई द रेशियो डेसिडेंडाई, दैट इज रीजन फॉर द डिसीजन। तो रेशियो डेसिडेंडाई और दो चीजें होती है, ऑबिटा डिक्टा, एक होती है रेशियो डेसिडेंडाई, एक होती है ऑबिटा डिक्टा। तो रेशियो डेसिडेंडाई होती है मेन रीजन फॉर द डिसीजन, क्या है मेन रीजन जिस वजह से ये डिसीजन दिया, अगर किसी के फेवर में दिया तो वो डिसीजन क्यों दिया, तो उसके क्या रीजन है जो कि मेन है। प्लस ऑबिटा डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बाय द जजेस। तो पहला है मेन रीजन, उसके बाद जो फर्दर ऑब्जर्वेशन है जो कि परसुएसिव वैल्यू रखते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज आप देखते हो। देन उसके बाद दिस इज योर एग्जांपल, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके बाद एग्जांपल आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका बिल। बिल का मतलब क्या है, जब भी कोई एक्ट बनती है तो वो एक्ट डायरेक्टली नहीं बनती। सबसे पहले लॉ को पास करने का एक तरीका होता है कि वो सबसे पहले लोकसभा, देन राज्यसभा, एंड देन प्रेसिडेंट जब फाइनल असेंट देते हैं तब वो बन जाता है एक बिल, बन जाता है एक एक्ट। तो बिल बेसिकली क्या है, प्रपोजल ऑफ एन एक्ट, जो हम एक्ट बनाना चाहते हैं उसको प्रपोज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिल। तो बिल क्या है, ड्राफ्ट ऑफ प्रपोजल लॉ इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। तो बेसिकली पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई स्टेट सब्जेक्ट का लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्रपोज किया जाता है कि हम इसको लॉ बनाना चाहते हैं और जो कि इंडिया में इन्फोर्स कराना चाहते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन।
तो इसमें प्रियम्बल नहीं होता, इसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस। तो हम क्या ऑब्जेक्ट है हमारा उस बिल को प्रपोज करने का, प्लस क्या रीजंस है जिस चीज पे वो बिल ध्यान देने वाला है। देन कंपेयर ईच क्लॉज विद एग्जिस्टिंग लॉ। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है जो बना हुआ लॉ है तो उसको हम एक एक क्लॉज को कंपेयर करते हैं कि क्या हमारे पास पहले वाला लॉ है और क्या हम उसमें चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। देन ट्रैक चेंजेस मेड ड्यूरिंग डिस्कशंस और इन स्टैंडिंग कमिटी। तो बेसिकली अगर कोई चेंजेस है जो कि डिस्कशंस में या स्टैंडिंग कमेटी में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी एक डेफिनेशन है जिसमें अभी तक केवल पेन आता था बट उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया डिजिटल पेन ऑल्सो, जैसे ये वाला पेन है, तो ऐसे क्या हुआ, जैसा कोई चेंजेस इस तरीके के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको ट्रैक करना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये चीज जरूरी है फॉर बिकमिंग एन एक्ट। ठीक है, उसके बाद एक्ट्स क्या है, जब बिल जो पास हो जाता है बाय पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट, तो बन जाता है एक्ट। ठीक है, तो रीड करते कैसे करते हैं, तो शॉर्ट टाइटल से शुरू करते हैं और शेड्यूल्स तक पढ़ते हैं। तो शेड्यूल्स हमेशा लास्ट में प्रोवाइडेड होता है एक एक्ट के अंदर और शॉर्ट टाइटल हमेशा स्टार्टिंग वर्जन होता है कि एक्ट को क्या बोलते हैं और उसका एम और रोल क्या है। यूज कमेंट्रीज एंड कोर्ट रूलिंग टू इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स सेक्शंस। तो जो कॉम्प्लेक्स सेक्शंस है जो कॉमन मैन इंटरप्रेट नहीं कर सकता, उसके लिए कमेंट्रीज, मतलब जो लॉ रिसर्चर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे डेप्थ में स्टडी करके उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, प्लस कोर्ट रूलिंग्स जो जजेस इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसको हम यूज करके इंटरप्रेट करते हैं। एंड दैट इज योर एग्जांपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज बुक्स एंड कमेंट्रीज। उसके बाद बुक्स एंड कमेंट्रीज मतलब क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स रिटन बाय लीगल स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स। तो बेसिकली क्या है, ये जो स्टैट्यूट्स जो लॉ बना वो तो एक सेक्शन है, जैसे मान लो एक आर्टिकल नंबर 21 है, एक छोटा सा आर्टिकल है बट उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया जा सकता है वो चीज लिखी होती है बुक्स और कमेंट्रीज में, जो कि लीगल स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स लिखते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, जजेस की इंटरप्रिटेशन भी आती है प्लस कॉमन इंटरप्रिटेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्रैक्टिस की जा रही है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले इंडेक्स को यूज करते हैं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स और फोकस ऑन एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल एंड केस रेफरेंसेस। तो बेसिकली जहां पे इंटरप्रिटेशन केस रेफरेंसेस के थ्रू की है तो वो केस को रेफर करना जरूरी है, एग्जांपल्स को रेफर करना जिस तरीके से एग्जांपल देकर समझाया चीज है, और एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन दी है उस पर फोकस किया जाता है। अब एग्जांपल मुल्लाज हिंदू लॉ, तो ये क्या है, कमेंट्री है एंड दिस इज योर एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ जर्नल्स एंड रिव्यूज। तो लॉ जर्नल्स एंड रिव्यूज का मतलब क्या होता है कि एकेडमिक पब्लिकेशंस विद आर्टिकल्स। तो एकेडमिक जो हमारा हर एक लॉ कॉलेज है उसके पास एक जर्नल होती है जो कि दो लेवल पे होती है, एक यूजीसी रिकॉग्नाइज होती है और एक स्कोपस पब्लिकेशन होती है। तो वो जर्नल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली क्या है कि वो आर्टिकल्स पब्लिश करता है, मतलब रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है, और जो कि एकेडमिक पब्लिकेशंस होती है, मतलब जो रिसर्चर्स हैं जो लॉ फील्ड में पढ़ रहे हैं या फिर जो टीचर्स हैं जो फैकल्टीज हैं लॉ स्कूल लॉ फील्ड में, वो क्या करते हैं, वो अपनी आर्टिकल्स को रिसर्च करते हैं और उसको पब्लिश कराते हैं इन दो जर्नल्स, जिसमें केस कमेंट्स होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लीगल इश्यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लॉ जर्नल्स एंड रिव्यूज। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब आपकी जो रिसर्च है, जैसे हमने बोला कि एक जो एक्ट होती है उसके लिए एक प्रियम्बल होता है, सेम जो लीगल रिसर्च होती है, जो आर्टिकल राइटिंग होती है, जो रिसर्च पेपर राइटिंग होती है, उसमें रिसर्च पेपर से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट होता है और उस एब्स्ट्रैक्ट में सारा जो रिसर्च पेपर है उसका क्रक्स लिखा होता है कि हमारा रिसर्च किस बेस पे बेस्ड होने वाली है। तो जो क्रक्स है वही डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है इन रिसर्च पेपर। तो जो रिसर्च पेपर है उसको बंदा पढ़ेगा तो उसको टाइम लगेगा, तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा जाता है। पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं कि जो रिसर्च पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट है भी कि नहीं है, अगर रेलेवेंट होता है तो हम फर्दर रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जब हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं तब हम पहले सेंट्रल आर्गुमेंट पढ़ते हैं कि मेन क्या चीज फोकस की है रिसर्चर ने, एंड देन मेथोडोलॉजी, किस मेथोडोलॉजी को प्रपोज किया है, जैसे डॉक्ट्रिनल या फिर एम्पिरिकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लीगल मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है, प्रैक्टिकल गाइड्स ऑन कोर्ट प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग एंड लीगल प्रैक्टिस। तो बेसिकली मैनुअल्स क्या है, जो कि कोर्ट प्रोसीजर पे गाइड है, मतलब एग्जैक्टली आपको किस तरीके से मूव करना है ये मैनुअल्स बताती है। जैसे कोर्ट प्रोसीजर है, ड्राफ्टिंग है या फिर लीगल प्रैक्टिस है, तो ये चीज आपको मैनुअल हेल्प करती है। कैसे पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, गाइड है एक तरीके से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए और रेफरेंस की तरह यूज करना चाहिए अगर रियल वर्ल्ड वर्क आप कर रहे हो तो। ठीक है, देन उसके बाद लॉ कमीशन रिपोर्ट्स। तो लॉ कमीशन रिपोर्ट्स मतलब क्या है, लॉ कमीशन का जो फ्रेमिंग हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि वो प्रपोजल्स दे सके अच्छे अच्छे जो लॉ बनाना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो जो लॉ कमीशन रिकमेंडेशन देती है वो बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ सोसाइटी होती है। जब वो सोसाइटी का रिसर्च करती है फिर उसे पता लगता है कि क्या एक्जैक्टली लॉ की रिक्वायरमेंट है इन दैट सोसाइटी, और फिर वो रिपोर्ट बना के सबमिट करती है। तो रिकमेंडेशन मेड बाय द लॉ कमीशन फॉर लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले जरूरी है कि इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाह रहे हैं, एंड रिकमेंडेशंस क्या इन्होंने रिकमेंड किया। जैसे आईपीसी बीएनएस बना तो लॉ कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है, जैसे जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आई थी तो उसके पीछे लॉ कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है, एंड यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई लॉ शुड बी चेंज। तो बेसिकली अगर लॉ को बदलने का प्रपोजल दे रही है तो बताती है कि क्यों लॉ को बदलना चाहिए, क्यों ये आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, देन
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी फॉर फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बीच में कुछ डिबेट्स हुई थी कि मतलब कौन से प्रोविजन को एक्सेप्ट करना है और कौन से प्रोविजन को रिमूव करना है। तो वो डिबेट्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो रेडी हुआ। तो वो हमें समझना चाहिए, बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंटरप्रिटेशन के लिए डिबेट जरूरी है कि मतलब अगर कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, इंसर्ट किया गया है, तो वो क्यों, उसका क्या पर्पस था, क्या हमारे फ्रेमवर्क से सोचा जो उस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके कैसे पढ़ते हैं, रिसर्च बाय आर्टिकल और टॉपिक। तो टॉपिक वाइज या आर्टिकल वाइज जो हमारे आर्टिकल्स है उसके हिसाब से हम रिसर्च करते हैं। एंड अंडरस्टैंड व्हाट फ्रेमर्स इंटेंडेड। तो जो फ्रेमर्स का इंटेंशन था वो हमें पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल बनाते हुए फ्रेमर्स का क्या इंटेंशन हो सकता है। देन 10th आपका आता है लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स का मतलब क्या है, आज की डेट में जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो होती है पार्लियामेंट से पास, और जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है वो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास। ठीक है, तो बेसिकली जो ये जब भी लॉ पास होता है इररिस्पेक्टिव कि पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट ने बनाया है, उसके लिए बिल को प्रपोज किया जाता है इन लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक है, तो बिल को जब प्रपोज करोगे तो बिल प्रपोज होने के बाद उस पर डिबेट्स होती है कि आपको ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए एज एन एक्ट या फिर नहीं करना चाहिए। तो वो डिबेट से क्या होता है, इंटेंशन ऑफ द मेकर पता लगता है कि जो उस बिल को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे वो क्यों कराना चाहते थे, और जो उस बिल के खिलाफ थे तो वो क्यों खिलाफ थे। तो वो पता लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, वर्बैटम रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ लॉ। तो पासेज ऑफ लॉ के लिए जो पास करने के लिए रिक्वायर्ड है वो जो डिस्कशंस हुई पार्लियामेंट में उसका प्रॉपर वर्बैटम रिकॉर्ड होता है पार्लियामेंट्री डिबेट। अब उसमें क्या है, डेट एंड नेम ऑफ द बिल। तो नेम ऑफ द बिल जरूरी है क्योंकि जो नेम ऑफ द बिल है वही बना बाद में एक्ट। तो अगर आप किसी पे रिसर्च कर रहे हो तो नेम ऑफ द बिल आपको पता होना चाहिए, प्लस डेट, किस डेट को डिबेट हुई, क्योंकि आपको फाइनल डिबेट आपको पता होनी चाहिए। एंड देन एनालाइज व्हाट मिनिस्टर्स और एमपीज said about controversial provision। तो जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है जिसपे आप रिसर्च करना चाहते हो या जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन उस एक्ट में है, तो जो मिनिस्टर्स और एमपीज का क्या व्यू था उन प्रोविजंस पे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे सीए। ठीक है, उसके बाद है व्हाई रीडिंग दीज मटेरियल्स इज इंपॉर्टेंट इन लीगल रिसर्च। तो ये आप देख लोगे, दैट इज पर्पस अंडरस्टैंडिंग द लॉ। क्या लॉ कहता है, इंटरप्रेटिंग द लॉ, केस लॉज और लॉ रिपोर्ट से इंटरप्रेट होती है। ट्रैकिंग लॉ मेकिंग, बिल्स पार्लियामेंट डिबेट से लॉ मेकिंग को ट्रैक किया जाता है। एंड एनालाइजिंग क्रिटिकोइंग जर्नल्स एंड कमेंट्री से एनालाइज और क्रिटिक्स बनते हैं। देन रिफॉर्म प्रपोजल, तो जो रिफॉर्म बनाने की मतलब जो नए प्रपोजल्स है वो लॉ कमीशन रिपोर्ट्स देती है। एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देती है। ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आज तो हो नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम की बात है, तो इसलिए वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देती है। देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर एंड इंटरनेट, जो कि आज का जो डिजिटल मीडिया आ चुका है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रिसर्च आ चुका है, उसके लिए एक बैकबोन है। ठीक है, अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन लीगल रिसर्च, क्या है, डेटा स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की डेट में आपको फाइल्स या फिर पेजेस में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो आपको डेटा स्टोर मिलता है। प्लस अगर आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो तो आप सॉफ्ट कॉपी में उसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और जो केस लॉ, स्टैट्यूट्स, नोट्स, रिसर्च आर्टिकल्स है और साइटेशन है वो ऑर्गेनाइज मैनर में, मतलब किस तरीके से उसको आपको रखना है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ताकि आपको टाइम सेविंग हो सके, तो वो चीज आप कर सकते हो। यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स लाइक एमएस वर्ड फॉर ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, पिटिशंस एंड रिसर्च पेपर्स। तो बेसिकली पहले टाइपराइटर का यूज होता था और उसमें बैक स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं होता था, अगर गलत लिख दिया तो फिर पेज खराब। तो इसलिए क्या होता है अब की डेट में, जैसे एमएस वर्ड है तो आप टाइप कर रहे हो, अगर आपसे मिस्टेक होगी तो बैक स्पेस पर दबा के आप उसे हटा सकते हो। ठीक है, देन यूज ऑफ लीगल सॉफ्टवेयर, तो लीगल सॉफ्टवेयर सच एज एंड नोट, जोटेरो एटसेट्रा, ये सब आपके लीगल आर्टिकल्स को हेल्प करने में जो लीगल सॉफ्टवेयर है वो आपको हेल्प करते हैं। और जो लॉ फर्म्स है वो केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं टू ट्रैक हियरिंग्स, स्टोर प्लीडिंग्स एंड रिकॉर्ड जजमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन लीगल रिसर्च। तो इंटरनेट का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इंटरनेट को क्या माना जाता है कि ये ओशियन है, किसी भी टाइप की लीगल हो चाहे वो आउटसाइड लीगल फील्ड हो, तो ये क्या है हर टाइप की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो आपको क्या है इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जिससे क्या है ऑनलाइन लीगल डाटाबेस हमको मिल जाता है कि हमें अगर कोई लीगल रिसर्च करनी है या फिर कोई और भी फील्ड में करनी है तो वो हम ऑनलाइन उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दीज आर पेड और फ्री प्लेटफॉर्म, दो तरह के होते हैं, या तो पेड होगा या तो फ्री होगा, और जिसमें आपको केस लॉ, स्टैट्यूट्स, जर्नल एंड आर्टिकल्स मिल जाता है। तो अगर आपको फ्री वाले प्लेटफॉर्म का नेम जानना है तो दैट इज इंडियन कानून। ठीक है, फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको केस लॉस वगैरह इजीली मिल जाते हैं। पेड वर्जन के बारे में अगर आपको जाना है तो लाइव लॉ, ठीक है, और एससीसी, ठीक है, मनुपात्र, तो ये सब क्या है पेड वर्जन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब पॉपुलर क्या है, पहली चीज मनुपात्रा, ये मैं बता ही चुका हूं, मनुपात्रा इज अ पेड वर्जन। ठीक है, जिसमें वर्ड, जज नेम और इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। एससीसी ऑनलाइन जो हेड नोट्स के साथ आती है, आइडियल फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल यूज। उसके बाद इंडियन कानून फ्री है जो कि आप जजमेंट्स और एक्ट्स को रेफर कर सकते हो। बेयरएक्ट्स.com,
तो बेसिकली क्या है, एक्सेस टू इंडियन बैराक्स फॉर फ्री, ठीक है। उसके बाद एक्सेस टू लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, तो क्या है, जो लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट रिसोर्सेज है वो भी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होता है, जैसे www.indiacode.nic.in, दैट इज ऑफिशियल रिपोजिटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है वो इस साइट पे अवेलेबल है, प्लस ये वाली वेबसाइट जो कि बात करती है ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, बिल्स और ऑर्डिनेंस, ये इस पे अवेलेबल होती हैं। जो नोटिफिकेशंस आती हैं, जो बिल्स और ऑर्डिनेंस पास होने वाले होते हैं, इस पे आते हैं। प्लस ये वाली वेबसाइट किस पे बात करती है, ट्रैक पेंडिंग बिल्स, समरीज ऑफ लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स, तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स वगैरह इस पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सेस टू लॉ जर्नल्स एंड ई बुक्स, तो जो लॉ जर्नल्स और ई बुक्स हैं उससे हमें इंटरनेट से एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए टाइम सेविंग हो जाता है। एग्जांपल, ये एग्जांपल से आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिजिटल लाइब्रेरीज, तो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं जो कि हेल्प करती हैं रिपोर्ट्स को पीडीएफ फॉर्म में या फिर किसी भी ई पब प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड करने के लिए, जो कि केस लॉज, बुक्स वगैरह को एक्सेस कराती हैं डिजिटल लाइब्रेरीज, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके आता है यूज ऑफ सर्च इंजन्स एंड एआई टूल्स, तो बेसिकली सर्च इंजन्स जैसे गूगल स्कॉलर इज अ सर्च इंजन, ठीक है। एआई टूल्स, चैट जीपीटी, बिंग एआई एंड क्विलबॉट एटसेट्रा, ये आपको पैराफ्रेज और समराइज करने में हेल्प करते हैं ताकि आपका टाइपिंग में टाइम थोड़ा बच जाता है। देन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन लीगल रिसर्च, तो एडवांटेजेस क्या है, स्पीड, पहले तो आपका काम जल्दी होता है, टाइम बचता है। एक्सेस, इजी एक्सेस है, आपको कहीं भी इधर उधर भागना नहीं है, पता नहीं लगाना। एक्यूरेट है क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है, आप कंपेयर कर सकते हो 3-4 वेबसाइट से। देन डेटा मैनेजमेंट है, आपको स्ट्रक्चराइज वे में डेटा मिल जाता है। एंड देन अप टू डेट है, जो कि लेटेस्ट है, आपको लेटेस्ट हार्ड कॉपी में लाइब्रेरी में पहुंचाने में प्रॉब्लम होगी, बट सॉफ्ट कॉपी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। चैलेंजेस क्या है, एथिकल कंसिडरेशंस क्या है, वो देखते हैं। ओवर रिलायंस ऑन फ्री वेबसाइट may lead to outdated और unauthenticated sources, तो बेसिकली क्या है, अगर आप फ्री वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, बट आपको ये चीज अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, फ्री वेबसाइट्स को मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो वेबसाइट्स को आप ये ध्यान रखो कि वो उसका जो लेटेस्ट वर्जन अपलोड हुआ था या जो अपडेटेड वेबसाइट होनी चाहिए वो आपको रेफर करनी है। एंड देन लीगल प्रोफेशनल्स मस्ट वेरीफाई सोर्सेज फ्रॉम ऑफिशियल पोर्टल्स और रेप्यूटेड डेटाबेस, तो जो रेप्यूटेड डेटाबेस है या फिर जो ऑफिशियल पोर्टल्स है उससे आपको चीज कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करनी है, जिसपे आपके लोग जो है वो रिलाई करने वाले हैं, तो इसलिए आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट इश्यूज में अराइज इफ प्रॉपर साइटेशन इज नॉट फॉलोड, प्लेजरिज्म मतलब जहां पे आप किसी का डेटा कॉपी पेस्ट कर लेते हो, और कॉपीराइट मतलब अगर जैसे मान लो मेरा कोई डेटा है तो मेरे पास उसका कॉपीराइट है, ठीक है, तो कॉपीराइट होने का मतलब क्या है कि वो उस चीज को कोई और कॉपी नहीं कर सकता विदाउट माई कंसेंट, ठीक है। तो प्लेजरिज्म क्या है, मेरा डेटा को अगर कोई और कॉपी कर ले तो दैट विल बी प्लेजराइज्ड डेटा, ठीक है। उसके बाद ये कंक्लूजन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज केस एनालिसिस, ठीक है। अब केस एनालिसिस क्या होता है, कोई भी रिसर्च के लिए आपको अगर लॉ फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो तो उसका केस एनालिसिस बहुत जरूरी है, और ये क्या है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ जुडिशियल डिसीजन होता है। क्या चीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं इसको, दैट इज लीगल प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स आए थे उस जजमेंट में, रीजनिंग ऑफ जजेस, क्या जजेस ने रीजन दिया था वो जजमेंट को पास करने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू फैक्ट्स, जो लॉ है उसको फैक्ट्स में अप्लाई करने के लिए किस तरीके से जजेस ने अपना माइंड यूज करा, एंड प्रेसिडेंशियल वैल्यू, तो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो वो ऑब्वियस सी बात है लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ केस एनालिसिस, अंडरस्टैंड हाउ कोर्ट्स अप्लाई लॉ इन रियल लाइफ सिनेरियोस, तो बेसिकली हमने लॉ पढ़ लिया थ्योरी में, बट उसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये समझने के लिए हमें जजेस को फॉलो करना चाहिए, दैट इज केसेस को फॉलो करना चाहिए। और केसेस को फॉलो करने से क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि कैसे लॉ को हम रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई करें। इंटरप्रेट द रेशियो डिसिडेंडाई, दैट इज लीगल प्रिंसिपल ऑफ द केस, तो लीगल रीजनिंग जिस पे जजमेंट बेस्ड है वो आपको अप्लाई करनी चाहिए कि मतलब वो इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हुआ। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइंडिंग प्रेसिडेंट एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट, तो बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, और परसुएसिव मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्सटैंटिव पार्ट, ठीक है। तो सब्सटैंटिव पार्ट मतलब क्या है, जो कि एक तरीके से रेलेवेंट तो है बट वो बाइंडिंग नहीं है, मजबूर नहीं है दूसरा कोर्ट उसको फॉलो करने के लिए। देन असिस्ट इन आर्गुमेंट फॉर्मेशन, लीगल ड्राफ्टिंग एंड एकेडमिक रिसर्च, तो ये सब चीजें क्या करती है, जो केस लॉज एनालिसिस है वो बात करता है आर्गुमेंट बनाने में। अगर आप एडवोकेट जब बन जाओगे तो आपको आर्गुमेंट फ्रेम करने के लिए केस लॉज को रिसर्च करना जरूरी हो जाएगा, ताकि आप अपने क्लाइंट को जस्टिस दिला सको। लीगल ड्राफ्टिंग, आपको ड्राफ्टिंग का, जैसे मान लो एक आज की डेट में जो अगर मेंटेनेंस पिटीशन हम फाइल करते हैं तो उसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसको आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है कि उसकी इनकम कितनी है ये बताने के लिए, दोनों ही पार्टीज को फाइल करना पड़ता है। तो ये जजमेंट के थ्रू आया, तो अगर आप बिना इसको फाइल करे आप केस फाइल करने जाओगे तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, तो लीगल ड्राफ्टिंग में भी हेल्प करती है। प्लस एकेडमिक रिसर्च, जो एकेडमिक रिसर्च है उसमें हेल्प करती है। स्टेप्स क्या है, पहला साइटेशन देखो, साइटेशन से हमें क्या पता लगता है कि पहली बात तो कौन से जर्नल में पब्लिश हुई, दूसरी बात कौन से ईयर की जजमेंट है, ठीक है। तो पहले आपको क्या है,
ईयर की जजमेंट देखनी है कि आपको लेटेस्ट वाली पता होनी चाहिए। देन फैक्ट्स क्या है, किस क्या क्या जजमेंट थी, उसके फैक्ट्स क्या थे, ताकि हमें पता लगे कि वो हमारे लिए रेलेवेंट है भी सही कि नहीं। इश्यूज क्या फ्रेम हुए, कि क्या इश्यूज थे जिसमें कोर्ट ने उसको आंसर किया। आर्ग्यूमेंट क्या थे, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी किस तरीके से बात रखी। डिसीजन क्या था, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कौन जीता। रीजनिंग, किस बेसिस पे वो डिसीजन आया कि कोर्ट ने, जैसे मान लो ए वर्सेस बी का केस था, तो मान लिया ए जीत गया, तो कोर्ट ने किस बेसिस पे बोला कि ए जीत गया, क्या रीजनिंग थी वो पता करना। देन रेशियो डिसिडेंडाई, दैट इज बाइंडिंग पार्ट, जो लीगल प्रिंसिपल था जिस पे डिसीजन बेस्ड था वो चीज पता करना। ऑबिटा डिक्टा, अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस क्या है। देखो इसमें क्या है, ये लीगल प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये क्या है, ये लीगल प्रिंसिपल भी हो सकता है और ये फैक्चुअल एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो रीजनिंग फैक्चुअल भी हो सकती है, फैक्ट्स पे जब हमने लॉ अप्लाई किया तो दैट इज लीगल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन अपॉन द फैक्ट, तो वो बन जाता है हमारा रेशियो डिसिडेंडाई। उसके बाद ऑबिटा डिक्टा, ऑबिटा डिक्टा क्या है, जजेस ओपिनियन नॉट क्रूशियल टू द डिसीजन बट स्टिल इंसाइटफुल, दैट इज परसुएसिव पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो कि क्रूशियल नहीं है बट फिर भी उससे हम कुछ सीख सकते हैं, जो कि बाइंडिंग नहीं होती ऑन द लोअर कोर्ट्स, उसको हम बोलते हैं ऑबिटा डिक्टा। एंड देन आता है आपका कंक्लूजन, तो क्या है, जजेस का जो जजमेंट का कंक्लूजन, ये आपका जर्नल टू जर्नल डिफर करता है, तो ये आपका केस स्टडी का प्रोसेस है। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लीगल रिसर्च यूजिंग केस एनालिसिस। तो पहले तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च, क्योंकि केस एनालिसिस कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश डॉक्ट्रिन पे बेस्ड होता है, तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च तो हमेशा ही होगी। कंपैरेटिव रिसर्च, अगर हम कोई लॉ जो है कंपेयर करना चाहते हैं बिटवीन द डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो वो कंपैरिजन हम कर सकते हैं बाय रेफरिंग केस लॉज। उसके बाद आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाई मतलब जब हम प्रेसिडेंट्स को या सपोर्टिव आर्गुमेंट्स को अप्लाई करें इन आवर रिसर्च या फिर लिटिगेशन या ओपिनियन राइटिंग में, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप देख लोगे, दैट इज केस लॉ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है जिस तरीके से हम इसको रेफर कर सकते हैं। देन दूसरा ये वाला केस लॉ है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया साइटेशन रेफर करोगे, फिर फैक्ट्स क्या थे, फिर इश्यूज क्या थे, डिसीजन क्या था, रेशियो डिसिडेंडाई क्या था, तो ये सब क्या है, ये आपका हेल्पफुल है। देन जो थर्ड एग्जांपल, तो आप इसमें से कोई भी एक दो एग्जांपल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे याद कर सकते हो ताकि आप उसमें मेंशन कर सको। अब इंपॉर्टेंस ऑफ केस एनालिसिस इन लीगल प्रैक्टिस एंड रिसर्च, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज प्रिसीजन, जहां पे एग्जैक्ट लीगल रूल आपको पता होगा और प्रेसिडेंट एप्लीकेबल पता होगा कि जो आपके केस के लिए एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। आप अंदाजे मत लगाओ, क्योंकि अंदाजे लगाने से आपकी फाइल रिजेक्ट की जा सकती है। प्लस क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी आती है कि किस तरीके से जजेस इंटरप्रेट कर रहे हैं लॉ को। अथॉरिटी, जिससे आपको पता लगता है कि जो कोर्ट को पास्ट डिसीजन को मानना पड़ेगा, स्टेट डिसीजन जो कि प्रेसिडेंट्स है, जो हायर कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टडी, जो डिफरेंट जुरिसडिक्शन में किस तरीके से लॉ लग रहा है वो चीज का कंपैरिजन। एंड एडवोकेसी में आपकी हेल्प होती है बाय रेफरेंसिंग केस लॉज। टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स क्या है, एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, इंडियन कानून, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये सारे टूल्स हैं आपके, ये आप देख लोगे। उसके बाद दैट इज योर कंक्लूजन। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लीगल राइटिंग एंड ड्राफ्ट स्किल्स। तो बेसिकली क्या है, लीगल राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर लीगल राइटिंग आप करने जा रहे हो या ड्राफ्टिंग करने जा रहे हो तो कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने चाहिए। अब वो क्या है, दैट इज अवॉइड रिपीटिशन। तो बार बार आपको रिपीट नहीं करना है एक बात को, जैसे मीनिंग, डू नॉट रिपीट सेम वर्ड्स, आइडियाज और फ्रेजेस अननेसेसरली। तो बार बार रिपीट नहीं करना है, बट अगर आपको एक फ्रेज पे या एक सिचुएशन पे एम्फेसिस डालना है, बार बार उसी चीज पे आपको ध्यान लेके जाना है कोर्ट का, तब आप कर सकते हो, बट नेसेसरी हो तभी। अननेसेसरी खामखा वाली बात, एक्सटेंड करने वाली कोई बात नहीं होती। जैसे एग्जांपल देख लो, ये नहीं करना है, बैड एग्जांपल मतलब ये चीज आपको फॉलो नहीं करनी है। दैट इज एक्यूज, हु इज द एक्यूज इन द केस वाज फाउंड गिल्टी। तो बार बार ये एक्यूज कर रहे हो, मान लो स्टेट ऑफ, मान लो ये केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एबीसी, ठीक है। अब इस पे जो एक्यूज है वो कौन है, ए बी एंड सी, ठीक है, तीन लोग एक्यूज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्यूज को रेफर कर रहे हो तो इन तीनों की ही बात कर रहे होगे, ठीक है। तो क्या है, आपको बार बार एक्यूज नहीं लिखना है कि एक्यूज, हु इज द एक्यूज इन द केस, तो ये चीज क्या है, रिपीटिशन है, ये चीज गलत है। इसको किस तरीके से लिख सकते हो, द एक्यूज वाज फाउंड गिल्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अवॉइड लीगलीज, दैट इज आउटडेटेड लीगल लैंग्वेज। तो आपको अपडेटेड रहना है, आउटडेटेड लीगल लैंग्वेज को यूज नहीं करना है। एग्जांपल देखेंगे अगर, तो द पार्टी ऑफ फर्स्ट पार्ट shall hereafter be referred to as dash dash dash, ठीक है। अब ये बैड एग्जांपल है, मतलब इस तरीके से आपको नहीं करना। कैसे करना है, फ्रॉम नाउ ऑन द सेलर विल बी रेफर्ड टू एज डैश डैश डैश, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। एंड उसके बाद मिनिमाइज पैसिव वॉइस, तो जो पैसिव वॉइस है उसको मिनिमाइज करो। जैसे कि बैड एग्जांपल देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट वाज ब्रीच्ड बाय द डिफेंडेंट, इस तरीके से आपको नहीं लिखना, द डिफेंडेंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिव वॉइस में लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये नहीं करना और ये करना है, ठीक है। उसके बाद रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, तो जो वर्ड्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है
एक सेंटेंस में उसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, जो चीज नहीं करनी, इन द इवेंट दैट यू आर लेट यू शैल बी पेनलाइज्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको इंप्रूव वे में देखें तो क्या है, इफ यू आर लेट यू विल बी पेनलाइज्ड। तो ये सब क्या है, इन द इवेंट, ये वर्ड खामखाई तो आ रहा है, इफ यू आर दैट यू आर लेट, तो ये सब क्या है, इसको अगर हम शॉर्ट प्रिसाइज वे में लिख सकते हैं तो हमें वैसे लिखना है। देन यूज पैरेलल कंस्ट्रक्शंस। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या है, यूज सेम ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर अ लिस्ट और सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। तो आपको जो ग्रामेटिकल फॉर्म आपने चूज करी है उसको सेम रखना है फॉर योर लिस्ट। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, जो चीज नहीं करनी है, द लॉयर ड्राफ्टेड द कॉन्ट्रैक्ट वाज चेकिंग द एविडेंस एंड विटनेस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं लिखना है। इंप्रूव वर्जन क्या है, द लॉयर ड्राफ्टेड द कॉन्ट्रैक्ट, चेक्ड द एविडेंस एंड एग्जामिन्ड द विटनेसेस। ठीक है, ये आपका इंप्रूव वे है। देन उसके बाद फिक्स रिमोट रिलेटिव प्रोनाउंस। तो जो रिमोट रिलेटिव प्रोनाउंस है, जैसे विच, दैट, हु, जो कि क्या है, प्लेस फार फ्रॉम द नाउन दे रेफर टू। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, द विटनेस टेस्टिफाइड अबाउट डॉक्यूमेंट दैट डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस एंड रिपीटेड इंटरप्शंस सी साइंड। ठीक है, इसको इंप्रूव वर्जन देखें अगर तो कैसे होगा, डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस एंड इंटरप्शंस द विटनेस टेस्टिफाइड अबाउट द डॉक्यूमेंट सी साइंड। ठीक है, तो ये आप देख लोगे तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उसको किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद क्या है, यूज सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस करेक्टली। तो सिंबल्स और एब्रिविएशंस आपको करेक्टली यूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ये जो यूडीपी का सिंबल चेंज हो गया है, आईपीसी का जो शॉर्ट फॉर्म है, एंड एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, और वर्सेस फॉर वर्सेस इन नेम ऑफ केस, जैसे स्टेट वर्सेस शर्मा। तो वर्सेस आपको ध्यान रखना है, जब भी लॉ फील्ड में आप वर्सेस लिखोगे तो ऐसे लिखोगे और ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, देन अवॉइड सेक्सिस्ट लैंग्वेज, मतलब किसी में जेंडर आ जाए तो वो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे एवरी लॉयर मस्ट रीड हिज केस, यहाँ पे क्या है, हिज इज योर जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जो कि मेल पर्सनैलिटी की बात करता है, ये आपको अवॉइड करना है। इसको आप कैसे लिखोगे, एवरी लॉयर मस्ट रीड देयर केसेस थॉरली। तो हिज मतलब जहां पे मेल को आप रेफर कर रहे हो, बेशक हिज में हर भी आता है, बट आपको इस तरीके से लिखना है तो बेटर रहता है फॉर योर लीगल प्रैक्टिस। देन यूज डैशेस करेक्टली। तो डैशेस जो है उसको करेक्टली यूज करना है। जैसे ये वाला जो डैश होता है, यूज फॉर रेंजेस, जैसे 2000 से 2025 ईयर को अगर रेफर कर रहे हो, और जो ये वाला जो डैश होता है इसको ईएन डैश बोलते हैं और इसको ईएम डैश बोलते हैं, यूज फॉर ब्रेक्स इन थॉट और एम्फेसिस। ठीक है, एग्जांपल देखोगे, द विटनेस, इसमें ये आपका ईएम वाला डैश है, who had earlier denied involvement डैश, फिर से ये ईएन वाला डैश है, confessed during cross examination। ठीक है, why it matters, because it adds structures and rhythm to the writing। ठीक है, उसके बाद क्या है, use quotation marks properly। तो quotation मतलब देखो, दो तरह के quotation marks होते हैं, एक सिंगल और एक डबल। ठीक है, तो जब केस लॉस को कोट करोगे तो डबल, केस ओपिनियन को कोट करोगे तो डबल, और अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं तो डबल, अगर इनके अलावा कोई कोटेशन है तो सिंगल। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल है, द जज स्टेटेड that the act is clear violation of the rule of law। तो अब बेसिकली क्या है, ये तो पूरा स्टेटमेंट है, बट हम इस पे एम्फेसिस करना चाहते हैं तो इसलिए यहां पे सिंगल आ गया। ठीक है, देन स्पेल आउट नंबर्स 1 to 10। तो अगर 1 to 10 आपको नंबर लिखने हैं तो उसका भी एक पैटर्न है। तो अगर 1 to 10 लिखना है तो वर्ड्स में लिखना है, और 11 ऑनवर्ड्स आपको डिजिट में लिखना है। तो जैसे एग्जांपल आप देख लोगे, तो अक्यूज वाज गिवन 3 days टू रिस्पॉन्ड। तो 3 क्या है, 1 to 10 के अंदर आता है, तो आपको वर्ड THR लिखना है। उसके बाद जो केस वाज लिस्टेड अंडर आइटम नंबर 15, तो क्योंकि 11 ऑनवर्ड्स हो गया, मतलब 11 से लेके आगे तक जितना भी है, तो 11 भी इंक्लूडेड रहेगा, तो वो आपको डिजिट में लिखना है। ठीक है, अब उसी के साथ ये हमारा कंक्लूजन है और हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4 ऑफ लीगल रिसर्च एंड मूड कोर्ट खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। अब मिलते हैं थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस में।